पिछली वीडियो में हम कूलाम के नियम पर सवाल लगा रहे थे और आज भी कूलाम के नियम पर आधारित कुछ सवाल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q आवेश है और वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर भी Q आवेश है। यहाँ सेंटर पर भी क्या है? Q आवेश है। तो यदि सेंटर पर जो आवेश Q है उस पर पूछा जाए नेट बल, मतलब जो सेंटर है, सेंटर मतलब विकर्णों का कटान बिंदु, उस पर रखा जो आवेश Q है उस पर नेट बल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे नेट बल? पहली बात तो सेंटर वाले आवेश पर 4 बल लगेगा चारों कोनों वाले आवेश के कारण। तो चारों बलों का परिमाण समान होगा। चारों बलों का परिमाण क्या होगा? समान होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो प्रत्येक दो जोड़े के लिए अगर बात किया जाए, मतलब जैसे मान लीजिए ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा, ये वाला कोने वाला आवेश इस पर जो क्या करेगा? बल लगाएगा, इस वाले आवेश पर बल लगाएगा। और ये वाला जो आवेश है इस वाले आवेश पर जो बल लगाएगा, बीच वाले आवेश पर, और ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा, ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा, वो चारों बलों का परिमाण क्या होगा? समान होगा। परिमाण समान इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक जोड़े के लिए जो Q1 और Q2 है समान है और Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है? समान है। तो इसलिए क्या होगा? प्रत्येक बल का परिमाण क्या होगा? समान होगा। ठीक है। और हाँ, दिशा क्या होगी? अलग अलग होगी। दिशा क्या होगी? अलग अलग होगी। हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत बल होता है वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो जैसे बात किया जाए, इस वाले आवेश के कारण इस सेंटर वाले आवेश पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा इधर होगी, इधर, उसकी दिशा इधर होगी। और इस वाले आवेश के कारण सेंटर वाले आवेश पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी इधर होगी, इधर। ऐसे इस वाले आवेश के कारण इधर होगी, ये। और बचा चौथा आवेश, चौथे वाले आवेश के कारण जो बल होगा इधर होगा। मतलब कि जो सेंटर वाला आवेश है उस पर 4 बल लगेगा। एक लगेगा इधर और एक लगेगा इधर। चारों बलों का परिमाण क्या होगा? समान होगा। और एक होगा इधर और एक होगा इधर। तो आपको दिख रहा है कि चारों बल क्या है? परिमाण में बराबर है। तो ये वाला बल इस बल को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। और ये वाला बल इस बल को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो कुल मिला के नेट बल जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। नेट बल क्या आएगा? 0 आएगा। तो सेंटर वाले आवेश पर 4 बल लगेगा। चारों बलों का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। और ये बल आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो सेंटर वाला आवेश है उस पर नेट बल क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए भाई आगे सवाल देखा जाए। अगर मान लो यही वर्ग है, वर्ग यही है, मान लो कि इसके इस वाले कोने पर Q आवेश और यहाँ मान लो कि माइनस Q आवेश और यहाँ मान लो Q आवेश और यहाँ भी मान लो Q आवेश। कोई एक आवेश क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। दोबारा हम लोग क्या करेंगे? सेंटर पर मान लेंगे Q आवेश, सेंटर पर मान लेंगे Q आवेश। अब फिर अगर पूछा जाए सेंटर वाले आवेश पर नेट बल कितना है, तो अगर देखा जाए सेंटर वाले आवेश पर नेट बल की बात किया जाए तो फिर दोबारा इस पर कितने बल लगेंगे? 4 बल लगेंगे। तो ये जो माइनस Q वाला आवेश है, माइनस Q वाला आवेश, इस माइनस Q आवेश के कारण सेंटर वाले आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो कैसा बल होगा? अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का बल होगा।
तो मतलब माइनस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब उस बल का दिशा इधर होगा, इधर होगा। और ये वाला जो आवेश है इसके वजह से बल का दिशा इधर होगा, और ये वाला आवेश है इस आवेश के कारण जो बल का दिशा होगा इधर होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, रिपल करेगा। और फिर बचा ये वाला आवेश, इस वाले आवेश के कारण जो बल का दिशा होगा इधर होगा, ये क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। हमेशा जो मिलाने वाली लाइन है उसी के अनुदिश क्या करेगा, बल लगाएगा आवेश। तो दिख रहा है कि जो सेंटर वाला आवेश है उस पर एक बल इधर लग रहा है F, और एक बल इधर लग रहा है F। बाकी इस साइड में दो बल लग रहा है, इस साइड में दो बल लग रहा है F और F। तो ये वाला बल और ये वाला बल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों बल क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो मतलब भाई ये चीज़ देखो ध्यान से यहाँ समझना है कि जो सेंटर वाला आवेश है, सेंटर वाले आवेश पर ध्यान देना है कि ये जो Q है, ये Q, ये वाला Q ये पॉजिटिव है, और ये वाला Q जो सेंटर वाला Q है ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो मतलब इधर फोर्स लगाएगा इधर। और ये माइनस Q आवेश है, ये जो माइनस Q वाला आवेश है ये सेंटर वाले आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मतलब कि दो बल एक ही दिशा में है। और भाई अभी मैंने पहले सवाल में बताया था बलों का परिमाण क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दूरी क्या है, प्रत्येक जोड़े के लिए जो दूरी है दोनों आवेशों के बीच की वो समान है, और Q1 और Q2 का परिमाण भी क्या है, समान है। तो मतलब बल क्या होगा, बल का परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बल और ये बल क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो नेट बल क्या आएगा, नेट बल क्या आएगा, 2F आएगा। लेकिन आंसर हमारा 2F नहीं होगा, बल्कि F का वैल्यू क्या होगा, किसी भी जोड़े के लिए हम लोग क्या करेंगे, बल निकाल लेंगे 2। F क्या होता है, 1/4 पाई F साइलेंट 0, या K भी लिख सकते हैं। और देखो प्रत्येक जोड़े के लिए Q1 कितना है, Q, Q2 भी कितना है, Q, और R कितना है। हाँ, मुझे मान लो कि साइड कितना दिया है, A दिया है, साइड कितना दिया है, A दिया है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है, A दिया है। तो बताओ भाई किसी भी कोने से सेंटर तक की जो दूरी होगी कितनी होगी, a/√2 होगी। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, पूरे विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, √2 ये आएगा, और √2 ये का आधा करेंगे तो क्या आएगा, a/√2। तो a/√2 का होल स्क्वायर। अब ये √2 का जो स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4Q² / 4 पाई F साइलेंट 0 और A²। अब चाहे तो 4 से 4 कैंसिल कर दो या फिर रहने दो। तो ये आ गया सेंटर वाले आवेश पर लगने वाला बल। तो इसी प्रकार जो है आपका दो आवेश -Q दे सकता है, और एक आवेश आपका जो देखिए दो आवेश +Q दे सकता है। तो आपसे बल पूछा जा सकता है सेंटर वाले। हम लोग वर्ग के किसी एक कोने पर रखे आवेश पर नेट बल निकाल चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, और आज सेंटर पे जो रखा हुआ आवेश है उस पर भी नेट बल निकाल चुके हैं। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई समबाहु त्रिभुज है। मान लो समबाहु त्रिभुज के जो भुजा की लंबाई दी गई है वो A दिया गया है। भुजा की लंबाई कितना दिया है, A दिया है, ठीक। अब मान लो इसके प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा है, Q आवेश रखा है। तो यहाँ पर इसके सेंटर पर, सेंटर का मतलब जैसे जो इसका जो लंबार्धक होगा, लंबार्धक का जो कटान बिंदु होगा यहाँ पर कोई आवेश रखा है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर कितना आवेश रखा है, Q आवेश रखा है, ठीक। तो फिर से अगर पूछा जाए कि इस लंबार्धक का जो कटान बिंदु है, या हम लोग इसे सेंटर भी कह सकते हैं,
तो सेंटर पर जो आवेश क्यू रखा उस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। तो यहाँ से देखा जाए अगर, तो ये वाला जो आवेश है क्यू है, प्लस क्यू है, और ये वाला आवेश भी क्या है, प्लस क्यू है। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपल करेगा। इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो मतलब जो मिलाने वाली लाइन यही तो है, इसी मिलाने वाले लाइन के अंदर क्या करेगा, रिपल करेगा। तो मतलब नीचे की ओर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और ये वाला जो क्यू है, ये वाला क्यू इस सेंटर वाले क्यू को इस दिशा में रिपल करेगा, इस दिशा में। ये मिलाने वाला लाइन है तो इसके अंदर इधर इधर क्या करेगा, रिपल करेगा इस दिशा में, ठीक। और ये वाला जो क्यू है सेंटर वाले क्यू को, ये मिलाने वाला लाइन हो गया, ये मिलाने वाला लाइन हो गया, तो इसके अंदर क्या करेगा, रिपल करेगा इधर। तो एक फोर्स लगेगा नीचे, ये हो गया, और एक फोर्स लगेगा इधर ये, और एक फोर्स लगेगा इधर ये। फिर से देखा जाए प्रत्येक दो जोड़े के लिए जो आवेश Q1 और Q2 है वो क्या है, समान है। आवेश Q1 और Q2 क्या है, समान है। और प्रत्येक कोने से सेंटर की दूरी क्या होगी, समान होगी। मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी जो ये वाली है, और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी समान होगी। तो जब R समान है, Q1 Q2 समान है, तो F क्या होगा, समान होगा। भाई F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। K सबके लिए समान होगा ही, क्योंकि प्रत्येक दो आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो एक ही है, तो K तो समान होगा ही। और Q1 और Q2 भी समान है, R भी समान है। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्येक दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल का परिमाण है वो क्या होगा, समान होगा। तो मतलब ये बल अगर हम F मानते हैं तो ये बल भी क्या होगा, इसका परिमाण भी F होगा, और इसका परिमाण भी क्या होगा, F होगा। तो यहाँ पर देख लो, जो सेंटर वाला आवेश है Q, उस पर 3 बल लगेगा। एक बल लगेगा नीचे, और एक बल लगेगा इधर, और एक बल लगेगा इधर। प्रत्येक दो बलों के बीच का जो कोण है कितना है, 120 अंश है। कितना है, 120 अंश है। भाई ज्योमेट्री से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ये भी 120 अंश, और ये भी कितना, 120 अंश। क्लास 11th में वेक्टर में हम लोग पढ़े थे, अगर दो वेक्टर परिमाण में बराबर हों, अगर दो वेक्टर परिमाण में क्या हो, बराबर हों, उनके बीच का जो कोण है वो 120 अंश है, तो उनका परिणामी भी क्या आएगा, किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर आएगा। मतलब जैसे ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण बराबर है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना, 120 अंश है, तो जो आर वेक्टर का परिमाण आएगा वो ए वेक्टर के परिमाण के बराबर आएगा, या फिर बी वेक्टर के परिमाण के भी बराबर कह सकते हो, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं दो बल आपस में परिमाण में बराबर है, ये वाला बल और ये वाला बल। किसी भी दो बल को लेकर चलो, और इनके बीच का कोण भी क्या है, 120 है। तो इनका जो परिणामी आएगा वो भी क्या आएगा, F आएगा। परिणामी क्या आएगा, F। ये है परिणामी, ये वाला मतलब ये है परिणामी, ये वाला परिणामी है। किसका परिणामी है, इसका और इसका। तो मतलब इसका और इसका परिणामी क्या आएगा, F आएगा। इसका और इसका परिणामी क्या आएगा, F आएगा, ठीक। मतलब ये आएगा F, मतलब इस बल का और इस बल का जो परिणामी आएगा कितना आएगा, F आएगा। क्योंकि हमें मालूम है दो वेक्टर अगर परिमाण में बराबर हो और उनके बीच का कोण क्या है, 120 अंश हो, तो परिणामी भी क्या आएगा, किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर आएगा। अब ये जो F है इन दोनों का क्या है, परिणामी है, तो इन दोनों का परिणामी F आ गया। तो ये वाला F, ये वाला F, ये वाला नीचे वाले F को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। नीचे वाले F को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो फाइनली फिर से हम अगर देखें कि जो नेट बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर समान आवेश रखे हुए हों, तो जो सेंटर पे आवेश होगा, कोई भी आवेश होगा, चाहे वो प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू होगा, 10 कूलम 20 कूलम कुछ भी होगा, उस पर जो लगने वाला नेट बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। जैसा कि पिछले सवाल में हम लोग देखे थे, अगर कोई वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर क्या रखा हुआ है, समान आवेश रखा हुआ है, तो उसके सेंटर पर मतलब विकर्णों के कटान बिंदु पर कोई भी आवेश रखो,
प्लस आवेश माइनस आवेश कुछ भी रखोगे तो उस पर नेट बल क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। ठीक। और देखो भाई, अच्छा मान लो अगर ये एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, ये सभी सवाल प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और प्रैक्टिस करके सभी सवालों को नोट कर लेना है आपको। चलिए भाई, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर फिर से मान लो क्यू आवेश है, और यहाँ पर मान लो माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पर मान लो क्यू आवेश है। फिर से सेंटर पे जो आवेश है वो क्या है, यहाँ पर क्यू आवेश है। फिर से पूछा जा रहा है कि इस आवेश पर नेट बल, इस आवेश पर नेट बल बताना है। अब तक क्या था, तीनों कोनों वाला जो आवेश था सबका चिन्ह क्या था, समान था, और परिमाण भी क्या था, समान था। परिमाण तो अभी भी समान है, लेकिन चिन्ह क्या है, एक का बदल गया है। हाँ, मुझे प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, ए दी गई है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, ए दी गई है। तो अगर ये ए है तो ये लंबाई कितना होगा, ये लंबाई अगर देखा जाए कितना होगा भाई, ये लंबाई आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो ये लंबाई कितना है, x है, तो ये कोण कितना होगा भाई, ये कोण होगा 30 अंश। तो ये लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई, ये वाली अगर लंबाई देखा जाए तो ये होगा x cos 30 अंश। और अगर देखा जाए ये लंबाई जो है, ये लंबाई ये a/2 है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x cos 30 अंश बराबर a/2। और x cos 30 अंश का मान कितना होता है भाई, √3/2। तो ये हो जाएगा a/2। तो फाइनली जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, a/√3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, a/√3 आ जाएगा। तो मतलब प्रत्येक कोने से सेंटर की दूरी कितनी है, a/√3। ये भी a/√3 है, ये भी a/√3 है, और ये भी a/√3 है। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, प्रत्येक कोने से सेंटर वाले आवेश के बीच की दूरी मिल गई। क्योंकि अब की बार नेट बल शून्य नहीं आएगा, तो यहाँ पर नेट बल निकालने के लिए हमने पहले ही r का वैल्यू निकाल लिया है, और r का वैल्यू क्या आ गया है, a/√3। मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी हमने पहले ही निकाल लिया है, क्योंकि हमें आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखा जाए फिर से हम लोग सवाल को एक बार बना लेते हैं। जैसे मतलब कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने पर आवेश रखे हैं। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है, और यहाँ पे प्लस क्यू है। और यहाँ पर एक चौथा आवेश आपका रखा है, ये है लंबार्धक के कटान बिंदु पर क्यू। तो इस क्यू पर हमें नेट बल निकालना है। तो यहाँ से देखा जाए भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या करेगा, मतलब ये जो ये वाला ये माइनस क्यू है ना, इस सेंटर वाले आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो किधर अट्रैक्ट करेगा, यही जो मिलाने वाली लाइन है इसी के अलॉन्ग। तो मतलब इस दिशा में क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक। और ये जो प्लस क्यू है, इस क्यू को क्या करेगा, इधर क्या करेगा, रिपल करेगा। इधर क्या करेगा, रिपल करेगा। ये हो गया। ठीक। और ये जो तीसरा आवेश क्यू है, यहाँ वाला आवेश, इस क्यू को क्या करेगा, रिपल करेगा। किधर रिपल करेगा, नीचे की ओर क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक। तो फिर से हम बना लेते हैं इसको। जो सेंटर वाला आवेश है, ये इस पर एक बल नीचे लगेगा, और एक बल इस दिशा में लगा है,
फिर से बता दो भाई, बलों का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, समान होगा। अगर ये बल F है, इस बल का परिमाण क्या होगा, F होगा। और इनके बीच का एंगल क्या है, 120 है। तो परिणामी क्या होगा, F। परिणामी क्या होगा, F होगा। ठीक, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो F होगा। मतलब कि वैसे भी देखो, ध्यान दो कि जो आवेश पे 3 बल लगा है, एक बल इधर लगा है, एक बल नीचे की ओर लगा है, और एक बल इधर लगा है, इधर ये वाला बल लगा है। तीनों बल का परिमाण क्या है, F है ना। तो हमें तीनों बलों का परिणामी निकालना है। तो इसका और इसका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, F होगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है, 120 है। भाई पहले भी बताया जा चुका है कि दो वेक्टर का परिमाण अगर समान है, उनके बीच का कोण क्या है, 120 है। तो परिणामी का परिमाण क्या होगा, किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर होगा। तो इसका और इसका परिणामी क्या होगा, F होगा। और परिणामी का दिशा क्या होगा, इस दिशा में होगा, बीचों बीच। क्योंकि दो वेक्टर अगर परिमाण में बराबर हों तो उनका जो परिणामी है हमेशा बीचों बीच होगा। मतलब कि दोनों से समान कोण बनाएगा, दोनों से क्या करेगा, समान कोण बनाएगा, दोनों वेक्टर से समान कोण बनाएगा। तो मतलब जो इसका और इसका परिणामी आएगा वो तीसरे बल की दिशा में आएगा, तीसरे बल के। तो तीसरा बल क्या है, F है। और इन दोनों का जो परिणामी वो भी क्या है, F है। तो फिर से जो नेट बल आएगा आपका, F और F जुड़ जाएगा, तो नेट बल आपका क्या आ जाएगा, 2F। नेट बल क्या आ जाएगा, 2F। और F क्या है, किसी भी एक जोड़े के लिए बल का मान है। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, F नेट बराबर आपका हो जाएगा 2, और F का मतलब हो जाएगा 1/4πF साइलेंट 0। और Q1 क्या है, Q है, Q2 क्या है, Q है। और दूरी क्या है, दूरी आपका है a/√3। दूरी क्या है, a/√3 है। तो दूरी हो जाएगा a/√3। ये हो जाएगा a/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाएगा तो नेट फोर्स आ जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ऊपर आएगा तो क्या करेगा, 2 से गुणा करेगा, 6 हो जाएगा। 6Q² और /4πF साइलेंट 0 और इंटू क्या हो जाएगा, a²। ये हो गया आपका नेट फोर्स। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे सवाल को कूलाम के नियम के फार्मूले की सहायता से लगा लेंगे। भाई कूलाम के नियम से यहाँ पर जो फार्मूला आया है F बराबर 1/4πF साइलेंट 0 Q1 Q2/r², ये तो आपको याद करना ही है। लेकिन इसके अलावा कूलाम के नियम पर आधारित ऐसे सवाल लगाने के लिए हमें वेक्टर के नियम आने चाहिए। वेक्टर के जोड़ने का जो नियम है हमें बताया गया है क्लास 11th में, वो आने चाहिए। अगर वो आपका वीक रहेगा तब फिर ऐसे सवाल लगाने में आपको काफ़ी समस्या होगा। तो अगर आपका वेक्टर का जो पॉइंट है, जो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है, वेक्टर के जोड़ने का नियम, घटाने का नियम, गुणा करने का नियम, जो भी आपको बताया गया है, उसे आप एक बार क्लास 11 के नोट्स से जो आप बनाए हैं उसको आप क्या करें, रिवाइज करें। तब जा कर के ये सवाल आपके लिए काफ़ी आसान लगेगा। ठीक, आगे देखो। अब अगर हम लोग बात करें, अगला टॉपिक है हम लोग का स्थिर वैद्युत साम्य अवस्था। स्थिर वैद्युत साम्य अवस्था। तो ये स्थिर वैद्युत साम्य अवस्था क्या है, तो हम लोग कहेंगे वह बिंदु जहां आवेशित कण पर परिणामी बल शून्य हो जाता है।
साम्यावस्था या संतुलन, संतुलन बिंदु कहलाता है, बिंदु कहलाता है। मतलब जिस बिंदु पर कोई आवेश रखा जाए उस आवेश पर लगने वाला नेट बल क्या हो, शून्य हो। मतलब कि उस बिंदु पर कोई भी आवेश रख दिया जाए लेकिन उस आवेश पर कोई बल ना लगे। मतलब अगर कोई ऐसा बिंदु हो जहाँ पर कोई भी आवेश रखा जाए, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे 10 कूलम 20 कूलम कुछ भी रखा जाए, लेकिन उस आवेश पर कोई बल ना लगे, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलन बिंदु कहेंगे, साम्यावस्था बिंदु कहेंगे। फिर क्लास 11th में हमें बताया गया है कि जो संतुलन होता है वो 3 टाइप का होता है। संतुलन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है स्थायी संतुलन, एक होता है अस्थायी संतुलन, और एक होता है अस्थायी, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, और तीसरा होता है उदासीन संतुलन। इन तीनों का बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे मान लो इस प्रकार का कोई सतह हो, इस प्रकार का, यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई गेंद हो यहाँ पर, और मान लो कि ये गेंद जब यहाँ पर रहता है इस पर कोई बल नहीं लगता है, तो ये है संतुलन बिंदु। अगर मैं इस गेंद को थोड़ा सा इधर विस्थापित कर देता हूँ और यहाँ पे ले आके छोड़ देता हूँ, यहाँ पर ले आके, तो फिर क्या करेगा, ये गेंद दोबारा वापस यहीं चला आएगा। और अगर इस गेंद को मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, फिर यहाँ पर ले जाके छोड़ देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो दोबारा क्या करेगा, ये वापस आ जाएगा। तो मतलब इस टाइप का जो संतुलन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन। क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन। मतलब कि अस्थायी संतुलन का मतलब यही है कि अगर हम वस्तु को या कण को उसके संतुलन बिंदु से बाएं दाएं या किसी भी ओर हम लोग उसको थोड़ा सा विस्थापित करें और वहाँ पे उसे छोड़ें, तो दोबारा वह संतुलन बिंदु की ओर आ जाए, दोबारा वह संतुलन बिंदु की ओर आ जाए। मतलब कि अगर हम लोग क्या करें, उसको संतुलन बिंदु से थोड़ा सा विस्थापित करें किसी भी ओर, किसी भी दिशा में, तो उस पर एक नेट बल क्रियाशील हो जाए और वो नेट बल संतुलन बिंदु की ओर हो। मतलब कि उसे छोड़ा जाए तो वो दोबारा संतुलन बिंदु की ओर आ जाए। तो ऐसे संतुलन को हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी। और अस्थायी संतुलन आपका इस टाइप का, जैसे मान लो कि अगर कोई गेंद यहाँ पर है, कोई बॉल है यहाँ पर है, मान लो बॉल पर यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये बिंदु क्या होगा, संतुलन बिंदु होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा भी विस्थापित कर देंगे तो ये क्या करेगा, आगे की ओर चला जाएगा। मतलब वहाँ पर लौट के कभी नहीं आएगा जहाँ पर ये संतुलन अवस्था में था। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन कहेंगे। और अगर इस टाइप का कोई सतह है, मतलब यहाँ पर गेंद है या यहाँ पर गेंद है, विस्थापित कर दिया, फिर यहाँ पर गेंद विस्थापित कर दिया, तो गेंद पर हर जगह लगने वाला नेट बल शून्य है। तो ऐसे संतुलन को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन संतुलन। तो संतुलन आपका 3 टाइप का होता है, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। तो हम लोग इस पर भी आधारित कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक Q1 आवेश है, प्लस Q1, और यहाँ पर क्या है, प्लस Q2 आवेश है। तो ये Q1 और Q2 को जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन पर जो संतुलन बिंदु है वो कहाँ है, इसका पता लगाना है। मतलब कहाँ संभव है, आवेशों के बीच में संभव है या आवेशों के बाहर संभव है। पहली बात तो वह जो बिंदु होगा हमेशा
आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर होगा। अगर दो आवेशों का निकाय है तो बिंदु कहाँ होगा, आवेशों को जो मिलाने वाली लाइन है उसी लाइन पर होगा। हाँ, ये अलग बात है कि लाइन पर होगा लेकिन आवेशों के बीच में होगा कि बाहर होगा, यही हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर संभव है कि नहीं है। भाई संतुलन बिंदु का मतलब क्या है, जहाँ पर कोई भी आवेश रखा जाए तो उस पर नेट बल क्या हो, शून्य हो। तो चलिए भाई हम लोग एक छोटा सा आवेश लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं धन परीक्षण आवेश। तो हम लोग ये ले लिया धन परीक्षण आवेश, इसे लिखते हैं Q0 से। तो अगर हम लोग यहाँ पर Q0 आवेश को रखेंगे तो जो Q1 है, चार्ज Q1 जो Q0 पर फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, इधर, क्योंकि ये भी प्लस आवेश और ये भी कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। तो Q1 Q0 पर जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, मैंने मान लिया ये फोर्स क्या है, F1। और Q2 भी प्लस Q0 भी प्लस, तो Q2 भी क्या करेगा, Q0 पर इधर ही फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा। ये फोर्स मान लेता हूँ क्या है, F2। तो बताइए Q0 पर कितना फोर्स लगा, दो फोर्स, एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण, और दोनों ही फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जुड़ के आएगा। मतलब कि जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर उन समान दिशा में होंगे तो उनका परिणामी क्या होगा, आर बराबर होगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपका नेट बल क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा, F1 प्लस F2 होगा। तो जब दोनों बल जुड़ेंगे तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा कि यहाँ पर नेट बल शून्य आएगा। नेट बल क्या आएगा, शून्य आएगा। ऐसे अगर यहाँ पर चेक किया जाए, यहाँ पर बाहर Q1 की ओर बाहर साइड में देखा जाए, यहाँ पर अगर हम लोग धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो Q1 जो फोर्स लगाएगा Q0 पर इधर लगाएगा, ये फोर्स क्या है, F1। और Q2 जो फोर्स लगाएगा ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि Q2 क्या है, पॉजिटिव, और Q0 क्या है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा, इधर लगाएगा फोर्स F2। तो भाई तो जो फोर्स है, दोनों फोर्स यहाँ पर आप देखो फिर से एक ही डायरेक्शन में है, F1 और F2। तो फिर से यहाँ पर नेट बल शून्य नहीं पॉसिबल है। तो मतलब कि यहाँ से मैंने देखा कि अगर दो सजातीय आवेश है, मतलब सजातीय आवेश का मतलब, ऐसे चाहे तो हम लोग माइनस माइनस आवेश के लिए भी देख सकते हैं। तो जो मिलाने वाली लाइन है उसके बाहर, मतलब दोनों आवेशों के बाहर, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन है उस लाइन पे आवेशों के बाहर आपका संतुलन बिंदु पॉसिबल नहीं है। अब बीच में बचा है, बीच में चेक कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रखा जाए तो Q1 Q0 पर जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, F1। और Q2 Q0 पर जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, F2। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों फोर्स क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर अगर F1 और F2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अगर F1 और F2 क्या हो जाए बराबर बीच वाले पॉइंट पर, तो F नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स का परिमाण क्या है, बराबर है, और दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से आपको एक बात याद कर लेना है कि अगर दो आवेशों का निकाय हो, दो आवेशों का क्या हो, निकाय हो, और दोनों आवेश कैसे हों, सजातीय हों, दोनों आवेश कैसे हों, सजातीय हों, चाहे दोनों आवेश पॉजिटिव हों चाहे दोनों आवेश क्या हो, नेगेटिव हो। तो जो उदासीन बिंदु मिलेगा, पहली बात तो आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर मिलेगा, और वो हमेशा दोनों आवेशों के बीच में कहीं मिलेगा, बाहर तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक, कैसे आवेश होंगे, दोनों सजातीय आवेश होंगे। तो जो हमें क्या मिलेगा, संतुलन बिंदु मिलेगा, क्या मिलेगा, संतुलन बिंदु मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, हमेशा आवेशों को मिलाने वाली लाइन पे मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, आवेशों के बीच में मिलेगा। लेकिन अगर मान लो दोनों आवेश क्या हो, विजातीय हों, मतलब कि अनलाइक चार्ज हों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो चेक किया जाए भाई।
कहाँ पर मिलेगा संतुलन बिंदु? बीच में मिलेगा कि बाहर मिलेगा? चलिए पहले बीच में चेक कर लिया जाए, आपकी बार बीच में ही चेक कर लिया जाए, इसमें कौन सी बात है। क्यू नॉट आवेश रखा गया तो ये Q1 प्लस क्यू नॉट प्लस, तो प्लस प्लस को क्या करेगा रिपल, मतलब इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा फोर्स F1। और ये माइनस क्या करेगा, क्यू नॉट को क्या करेगा, माइनस Q2, क्यू नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो भी इधर फोर्स लगाएगा F2। तो मतलब है दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है भाई। तो ये दोनों फोर्स यहाँ पर जुड़ेंगे तो नेट फोर्स कभी जीरो नहीं आएगा। तो दो विजातीय आवेश होंगे तो आवेशों को मिलाने वाली लाइन पर और आवेशों के बीच में संतुलन बिंदु नहीं मिलेगा। अच्छा बाहर चेक किया जाए, यहाँ Q1 के साइड में यहाँ पर क्यू नॉट आवेश रखा जाए। अगर यहाँ पर क्यू नॉट आवेश रखा जाएगा तो क्यू नॉट को Q1 क्या करेगा, रिपल करेगा, और माइनस Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर यदि क्या F1 और F2 बराबर हो तो यहाँ पर F नेट इक्वल 0 हो सकता है। यहाँ पे चेक किया जाए माइनस Q2 की और यहाँ पे चेक किया जाएगा तो यहाँ पर अगर कोई धन परीक्षण आवेश रखा जाए तो माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा, इधर ये Q2 माइनस Q2 क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, F2 इधर लगेगा। और ये Q1 कैसा पॉजिटिव और Q0 कैसा पॉजिटिव, तो Q1 क्या करेगा, Q0 को रिपल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F1। यहाँ पर भी दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी F नेट इक्वल 0 हो सकता है। अब समस्या ये है कि भाई यहाँ भी संभव है, यहाँ और यहाँ भी संभव है, मतलब कि संतुलन बिंदु यहाँ भी संभव है और संतुलन बिंदु यहाँ भी संभव है। तो इसका मतलब कि क्या दो बिंदु होगा संतुलन बिंदु, मतलब एक Q1 की ओर और एक Q2 की ओर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही बिंदु पॉसिबल है, चाहे Q1 की ओर चाहे Q2 की ओर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, ध्यान से देखिए, ये Q1 है और ये माइनस Q2 है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों जगह कह रहा है कि पॉसिबल है, लेकिन दोनों जगह पॉसिबल नहीं है, या तो यहाँ पॉसिबल होगा या तो यहाँ पॉसिबल होगा। तो पॉसिबल कहाँ होगा, तो हम लोग कहेंगे जिसका परिमाण कम होगा उसकी ओर पॉसिबल होगा, जिसका परिमाण कम होगा उसकी ओर पॉसिबल होगा। अगर Q1 का परिमाण कम है तो इधर पॉसिबल होगा, अगर Q2 का परिमाण कम है तो इधर पॉसिबल होगा। हमें ध्यान देना यहाँ पर चिन्ह से मतलब नहीं है, जैसे दिया गया है 10 कूलाम और माइनस 12 कूलाम, तो परिमाण देखना है, चिन्ह से नहीं, प्लस और माइनस से मतलब नहीं है। यहाँ पर माइनस वाले आवेश का परिमाण ज़्यादा है और प्लस वाले आवेश का परिमाण क्या है, कम है, तो इसकी ओर 10 कूलाम वाले की ओर पॉसिबल होगा संतुलन बिंदु। तो अगर दो विजातीय आवेश होगा, अनलाइक चार्ज होगा, तो जो संतुलन बिंदु होगा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर होगा। लेकिन वो कौन से आवेश की ओर होगा, कम परिमाण वाले आवेश की ओर, कम परिमाण वाले आवेश की ओर। इसका रीजन ये है कि जो बल होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब मान लो कि अगर कोई आवेश कम है परिमाण में और उसकी दूरी भी ज़्यादा हो जाए तो जो बल होगा आवेश के परिमाण के कम होने के कारण तो कम होगा ही होगा। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे F क्या होता है,
Q1 इंटू Q2, मतलब F Q1 इंटू Q2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूरी के क्या होता है, दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब जैसे मान लिया जाए, जैसे ये Q1 आवेश है और ये मान लो कि माइनस Q2 आवेश है। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लो कि Q1 आपका ज़्यादा है, मान लो Q1 आपका क्या है, ज़्यादा है, और Q2 क्या है, कम है। मतलब Q2 का जो परिमाण है वो कम है, Q1 का परिमाण ज़्यादा है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पॉसिबल होगा कि यहाँ पर, तो जिसका परिमाण कम है यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Q2 का परिमाण क्या है, कम है। तो यहाँ पॉसिबल क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि जैसे हम यहाँ पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका Q0 पर लगने वाला बल होगा Q1 की वजह से, वो होगा इधर F1, और Q2 की वजह से इधर होगा F2। और F1 और F2 जब बराबर होगा, F1 और F2 क्या होगा, जब बराबर होगा तब जाके संभव है कि यहाँ पर F0 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो F2 है वो Q2 का बल है, और F1 है Q1 का बल है। तो यहाँ पर जो F2 है ये Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल है। ध्यान से देखना भाई, यहीं पर ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कम परिमाण वाले आवेश की ओर ही संतुलन बिंदु क्यों होता है, ज़्यादा परिमाण वाले आवेश की ओर संतुलन बिंदु क्यों नहीं होता है। क्योंकि अगर देखा जाए F2 और F1 जब बराबर होंगे तभी तो यहाँ पर नेट बल शून्य होगा। F2 और F1 क्या होंगे, बराबर होंगे, तब जाके नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। तो F2 किसका बल है, Q2 का बल है। अब Q2 परिमाण में भी कम है और Q2 की दूरी भी ज़्यादा है। भाई एक तो Q2 परिमाण में भी कम है और Q2 से Q0 की दूरी भी ज़्यादा है, तो इसका बल तो बहुत कम आएगा F1 के कंपेयर में। F1 के कंपेयर में इसलिए कम आएगा क्योंकि एक तो Q1 ज़्यादा है और दूरी कम है। तो भाई F1 तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो F होता है वो Q1 इंटू Q2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और R स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका R ज़्यादा होगा, दो आवेशों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम होगा ना, और अगर आवेश ज़्यादा होगा तो बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। आवेश कम होगा तो बल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो Q2 है ये परिमाण में भी कम है और दूरी में भी क्या है, ज़्यादा है। Q0 से दूरी में भी क्या है, ज़्यादा है। तो परिमाण में कम होने के कारण बल कम होगा और दूरी ज़्यादा होने के कारण भी बल कम होगा। और Q1 जो है वो पास में है, इसका परिमाण में भी ज़्यादा है, तो इसका बल क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी भी ये F2 के बराबर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर Q2 परिमाण में कम है तो दूरी तो कम है, तो अगर परिमाण के कारण बल क्या होगा, कम होगा, तो दूरी कम होने की वजह से बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका Q1 है, Q1 का परिमाण क्या है, Q1 का परिमाण ज़्यादा है तो दूरी भी तो ज़्यादा है। तो यहाँ से मतलब दूरी ज़्यादा होने के कारण बल आपका घटेगा और परिमाण ज़्यादा होने के कारण बल आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर पॉसिबल है, मतलब दोनों बल आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग ये कह पाएंगे कि हमेशा जो आपका कम परिमाण वाला आवेश होगा उसी की ओर नेट बल शून्य होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब वहीं पर होगा संतुलन बिंदु। कभी भी ज़्यादा परिमाण वाले आवेश की ओर संतुलन बिंदु पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब इस पर एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे मान लो ये 4Q आवेश है और ये Q आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है, A है। कह रहा है कि तीसरा आवेश चलो मान लेता हूँ Q0, कहाँ रखा जाए, जिससे कि उस पर नेट बल शून्य हो। नेट बल क्या हो, शून्य हो, मतलब वह संतुलन में रहे। तो भाई देखो ये आपका सवाल हो गया।
इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो 4Q और Q दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल a है। तीसरा आवेश Q0 कहाँ रखा जाए जिससे कि उस पर नेट बल क्या हो, शून्य हो। तो देखो भाई, ये हो गया आपका सवाल। 4Q और Q, दूरी कितना हो गया, a हो गया। टोटल दूरी कितना हो गया, a हो गया। चलो मान लेता हूँ कि मैं तीसरा आवेश यहाँ रख देता हूँ, यहाँ तीसरा आवेश यहाँ रख देता हूँ और इसकी दूरी यहाँ से ले लेता हूँ x। 4Q से मान लेता हूँ x दूरी पर। तो भाई 4Q से अगर x दूरी पर है तो Q से कितनी दूरी पर होगा, a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, a है। तो बताओ 4Q कैसा है, पॉजिटिव, और Q0 कैसा है, पॉजिटिव। तो 4Q Q0 पर जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, इधर लगाएगा। और Q कैसा है, पॉजिटिव, और Q0 कैसा है, पॉजिटिव। तो Q Q0 पर जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा। ठीक, तो F1 और F2 जब बराबर होंगे तभी तो आपका नेट फोर्स 0 होगा, Q0 पर नेट फोर्स 0 होगा। तो मैंने बराबर कर दिया। तो F1 क्या है, 4Q और Q0 के बीच लगने वाला बल, 4Q और Q0 के बीच लगने वाला बल। तो F1 हो जाएगा K, Q1 कितना है 4Q, और Q2 कितना है Q0, और दूरी कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा फोर्स देखो, F2 क्या है, Q और Q0 के बीच लगने वाला बल। तो हो जाएगा K, Q1 कितना है Q, और Q2 कितना है Q0, और दूरी कितना है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। आपका यहाँ बचा 4/x स्क्वायर, और यहाँ बचा आपका 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 2/x। क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/a माइनस एक्स हो जाएगा। चाहे तो यहाँ हम लोग प्लस माइनस ले सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल लेने पे प्लस माइनस आ जाता है। एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो प्लस लेने पर ही आएगा, माइनस लेने पर आपका सही आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग प्लस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे, माइनस को लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ से जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, x। 2x जाएगा उधर जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर क्या हो गया, x बराबर आपका हो जाएगा 2a/3। तो मतलब 4Q से 2a/3 दूरी पर दाईं ओर कोई भी आवेश रखोगे तो नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। और Q आवेश से दाईं ओर 2a/3 दूरी पर, मतलब 4Q आवेश से 2a/3 दूरी पर, तो Q आवेश से कितना होगा भाई, a/3 हो जाएगा। अगर a में से 2a/3 घटाओगे तो a/3 आएगा ना। तो ये हो गया आपका संतुलन आवेश कहाँ होगा संतुलन में, उस पर आधारित सवाल। ठीक है, इस पर एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मान लो ये आवेश आपका हो गया, चलो मान लेते हैं 2 कूलम, और ये आवेश आपका हो गया, चलो मान लेते हैं कि चलो 8 कूलम मान लेते हैं, और ये दूरी कितना मान लेते हैं, 3 मीटर मान लेते हैं। सवाल वही है, तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए जिससे कि उस पर नेट बल क्या हो, शून्य हो। तो चलो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर तीसरा आवेश रख देता हूँ, यहाँ पर वो आवेश क्या है, Q0, और ये दूरी कितना मान लिया, x मान लिया। तो ये दूरी कितना बचा, 3 माइनस एक्स बचा। अब बताइए ये 2 कूलम है, ये Q0 को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस। 2 कूलम वाला Q0 को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जब रिपल करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर इधर, ये F1 इधर होगा, और ये 8 कूलम भी पॉजिटिव और Q0 भी क्या है, पॉजिटिव, तो इधर फोर्स लगाएगा F2। ठीक, तो मतलब 2 फोर्स लगा, एक F1 लगा और एक क्या लगा, F2 लगा। दोनों बल क्या होंगे, जब बराबर होंगे। F1 बराबर क्या होगा, जब F2 होगा तभी तो जा करके Q0 पर नेट फोर्स 0 होगा।
तो F1 क्या है, 2 कूलम और Q0 के बीच लगने वाला बल है, तो हो जाएगा K, Q1 कितना है 2, Q2 कितना है Q0 और दूरी कितना हो गया x। और F2 क्या है, 8 कूलम और Q0 के बीच लगने वाला बल है, तो हो जाएगा K, Q1 कितना 8 और Q2 कितना है Q0 और दूरी कितना है 3 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। K कैंसिल हो गया, Q0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होगा, 8 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचा क्या, 1/x स्क्वायर बचा, और यहाँ पर आपका क्या बचा 4/3 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड का वर्गमूल ले लो, हो जाएगा 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस x, तिरछा गुणा करेंगे 3 माइनस x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना आ गया 1 मीटर। मतलब 2 कूलम वाले आवेश से 1 मीटर की दूरी पर दाहिने साइड में, मतलब दाहिने साइड का मतलब 8 कूलम की ओर कोई भी आवेश रखा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, नेट बल शून्य होगा उस आवेश पर। ऐसे 8 कूलम से पूछा जाए मान लो दूरी कितना है तो 2 मीटर, तो इसी प्रकार सवाल लगाए जाएंगे। ठीक, और विजातीय आवेश वाले ऐसे ही देख लिया जाए। एक सवाल, जैसे मान लो कि ये आपका 3 कूलम है और ये मान लो कि -27 कूलम आवेश है। कितना है, -27 कूलम आवेश। सवाल वही है, इनके बीच की दूरी कुछ मान ले, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं, चलो 2 मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 2 मीटर। सवाल वही है, तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए जिससे कि उस पर नेट बल क्या हो, शून्य हो। तो हमने बताया था अब ये विजातीय आवेश है, अनलाइक चार्ज है, तो इसके लिए संतुलन बिंदु किधर होगा। तो पहली बात तो आवेशों के मिलाने वाली लाइन पर ही होगा और बाहर होगा। बाहर कौन से बाहर, 3 की ओर कि 27 की ओर। तो मैंने कहा था जिसका परिमाण कम होगा तो 3 की ओर, इधर यहाँ होगा, यहाँ कहीं। तो मान लेता हूँ ये दूरी कितनी है x, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 2 + x। तो बताओ भाई, यहाँ पर कोई आवेश रख दें Q0, यहाँ पर कोई भी आवेश रखा जाएगा, अरे कुछ भी रखो, 1 कूलम 2 कूलम कुछ भी रखोगे, इस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। तो मैंने रख दिया सुविधा के लिए Q0 आवेश। तो Q0 आवेश पर जो 3 कूलम बल लगाएगा इधर लगाएगा F1, और -27 वाला क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, इधर लगाएगा बल वो F2। तो जब F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा, तभी तो जाके नेट बल शून्य होगा। तो F1 किसके किसके बीच लगने वाला बल है, Q0 और 3 कूलम पर, Q0 और, तो हो जाएगा K, Q1 कितना है 3 और Q2 कितना है Q0 और दूरी कितनी है बीच की x। ऐसे F2 किसके किसके बीच लगने वाला बल है 27 और Q0 के बीच, तो हो जाएगा K, Q1 कितना है 27, Q2 कितना है Q0 और दूरी कितना हो गया 2 + x का होल स्क्वायर। Q0 कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल होगा 27, 9 हो जाएगा। इधर बचा आपका 1/x स्क्वायर बराबर बचा आपका 9/2 + x का होल स्क्वायर। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3/2 + x आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से x का मान आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप लोग के लिए कुछ सवाल हम दे देते हैं, आप लोग सवाल को ट्राई कीजिएगा और सवाल को हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप लोग उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आप लोग सवाल नोट कर लीजिए। पहला सवाल है, जैसे मान लो कि ये है, चलो ये मान लेता हूँ स्मॉल ई है और ये मान लेता हूँ -4e और ये दूरी मान लेता हूँ, चलो दूरी मान लेता हूँ 1 मीटर। ठीक, और दूसरा सवाल है, सभी सवालों में यही बताना है कि वो बिंदु कहाँ होगा जिस पर
कोई भी आवेश रखा जाए लगने वाला नेट बल क्या है, 0 है। दूसरा सवाल आपका इस टाइप का, जैसे मान लो ये मान लिया जाएगा ये 9 कूलाम आवेश है और ये 81 कूलाम आवेश है और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 4 मीटर। ठीक, और देखो तीसरा सवाल, जैसे मान लो ये हो गया 3 कूलाम आवेश और ये मान लेते हैं 48 कूलाम आवेश और यहाँ माइनस, और ये दूरी मान लेते हैं 4 मीटर। तो ये 3 सवाल आप लोग लगाइए और तीनों सवाल के लिए आपको बताना है आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग आगे कुछ और सवाल करेंगे भाई।